साथियों, आप में और एक परमानेंट कर्मचारी में कोई असमानता है क्या? देखने में, शकल सूरत में, हाइट वेट में देखिए किसी ने कोई असमानता? लेकिन असमानता है। हमारी सरकारें मानती हैं कि उनको आने जाने में किराया लगता है, उनको पैसे की ज्यादा जरूरत है। साथियों, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और उनको 80,000 1 लाख रुपये मिलती है। मैं आपको बताऊं, जो उनको तनख्वाह मिलती है ना, वो भी मिनिमम वेज ही होता है। जो एक्चुअल में जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें मिलती है। महंगाई के अकॉर्डिंग महंगाई भत्ता मिलता है, रहने के लिए हाउस रेंट मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है, टीए डीए। साथियों, टीए 5,000 रुपए का टीए परमानेंट कर्मचारियों को दिया जा रहा है। क्या आपको आने जाने के लिए किराया नहीं देना पड़ता? या आपको जो आई कार्ड दिया गया है वो बताया गया कि डीटीसी ने इन्हें आई कार्ड दिया हुआ है जिससे ये आ जा सकते हैं, परमानेंट कर्मचारी नहीं आ जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकली सच है क्या? परमानेंट कर्मचारी कभी टिकट लेता हुआ देखा है किसी ने वर्दी पहना हुआ? तो सीधी बात यह है कि आई कार्ड उनके पास भी है, स्टाफ उनका भी चलता है। साथियों, और मैं बताऊंगा, कुछ साथी, बाकी तो दिल्ली के ही है सारे, कुछ साथी गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, पानीपत, क्योंकि दिल्ली की महंगाई को झेल नहीं सके इसलिए वापस अपने गांव, अपनी मूल जगह पर पहुंच गए। वहीं से आना जाना करते हैं क्योंकि यहाँ किराया बहुत महंगा है, सरकार देती नहीं है हाउस रेंट। बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली में वैसे तो विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए है हमारी दिल्ली सरकार ने, लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसमें टीचर नहीं भर्ती करे गए हैं, बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, सारी टीचर उसमें नहीं भर्ती करे। बस जो पहले चला करती थी वो सब बंद हो चुकी है। रात को 10-11 बजे के बाद स्टाफ बस तो छोड़ो, हमें कैसी भी बस नहीं मिलती। और हमारे कई साथियों के साथ बहुत अप्रिय घटना भी घट चुकी है। किसी के चाकू मार दिया, अभी शास्त्री पार्क में एक कंडक्टर के मार दिया था, उसका बैग भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा, आप हाथ उठा रहे थे, आपके साथ हुआ था? अच्छा, आपके साथी थे। तो देखो, ना तो हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे विभाग की है, ना हमारे घर आने जाने की जिम्मेदारी हमारा विभाग लेता है। वो 12 घंटे की नौकरी तो आपसे ले सकता है। क्या आपने 12 घंटे मतलब ड्यूटी को ओके नहीं किया, 8.5 घंटे में आप गाड़ी को वापस लेके आ गए, तो आपके ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन उस विभाग ने ये नहीं पूछा कि भाई 10 बजे तक की ड्यूटी थी, 2 घंटे लेट हुई, 12 बजे आप अपने घर कैसे गए? और जितने इलेक्ट्रिक डिपो है ना, उनके पास रेस्ट रूम भी नहीं है, जो अगर साथी कोई लेट हो जाता है तो वहां रुककर अगले दिन ड्यूटी करने के लिए वहां रुक सके। कैंटीन की व्यवस्था है ना, सोने के लिए, रुकने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था है। और साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमारे इसी हेडक्वार्टर में लेबर वेलफेयर ऑफिसर भी बैठती हैं। मैडम है वो स्वाति मलिक जी, क्या उनके संज्ञान में नहीं है? या हमारे कर्मचारियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है उन डिपो में? साथ ही हाथ खड़ा करके बता दें किस डिपो में पानी की व्यवस्था, किस चीज के लिए डर रहे हैं? नौकरी जाने का बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी, इस तरह रहे, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे। भूखे मर रहे हैं लेकिन जिक्र नहीं कर रहे, आपस में नहीं कहते किसी से। भाई, इतनी एनर्जी मेरे में भी नहीं है, मैं इतने लंबे समय तक बोलता रहूं। मैं ये अब तक कोशिश ये कर रहा था कि आपको ये समझा रहा था कि आपके ऊपर जो शोषण हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपने वेबिल में जो संवाद की सामान्य टिप्पणी होती है उसमें अपनी समस्या को लिखना शुरू करें, और समस्या को लिखकर उसका एक फोटो खींचकर, ग्रुप में नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, मुझे पर्सनल भेज दें। आपका नाम कहीं भी शो नहीं होगा जिसको डर लगता हो। बाकी देखो, डरना नहीं है, संविधान में सबको अधिकार है, समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, सबसे
पहले बताते ना अभिव्यक्ति की आजादी। एक हमारे साथी को पीछे जा रहे हैं पंकज भाई, जिनकी वीडियो भी कुछ दिन से काफी वायरल हो रही है। तो क्या लगता है कि उस साथी ने कुछ गलत कहा है? एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अपने ऊपर हो रहे शोषण को जो ये अधिकारी नहीं सुनते, उनको सुनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। क्या गलत किया है? तो मैं एक दो दिन पहले हल्द्वानी में था। हल्द्वानी में उत्तराखंड यूटीसी का डिपो है। तो मैं घूमता उधर से जा रहा था, मैंने देखा डिपो है, मैं डिपो के अंदर भी गया। तो मैंने बताया कि मैं डीटीसी का कर्मचारी हूँ। अरे आइए सर आइए, बहुत बढ़िया रेस्ट रूम थे उनके, बैठाया, पानी पिलाया। कह रहा सर अब डीटीसी की बसें नहीं आती यहाँ पर। अब तो बहुत ईमानदार सरकार है आपके यहाँ दिल्ली में, और उनके पास बजट भी बहुत है, और वो कहते हैं हमने जो भी काम किया उसमें से इतना पैसा बचाया, इतना बचाया, इतना बचाया। जहाँ 300 करोड़ लगते थे हमने 100 करोड़ में काम कर दिया, 200 करोड़ बचा दिए। तो कह रहे अब तो पैसा भी बहुत है, सरकार भी ईमानदार है, पढ़े लिखों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, तो आपकी बसें क्यों नहीं आती? मैंने कहा साहब आपको जो वहां कुछ बोला जाता है, यहाँ तक आते आते वो शब्द आपको पता नहीं अच्छे सुनाई दे रहे हैं। बाकी दिल्ली में तो बेहाल है, दिल्ली बेहाल है। ऐसी सुरक्षित बसों में हमें बिठाया जा रहा है, हमारी दिल्ली की जनता को बिठाया जा रहा है। कल बुलाडी डिपो में चार्जिंग होते समय गाड़ी में आग लग गई। अब ये बताओ चलते चलते उस बस का क्या होगा? वो तो शुक्र था कि उसमें कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, कोई सवारी नहीं थी, क्योंकि वो डिपो के अंदर थी। और चलते चलते बसों में आग लग रही है। भाई मेरे कुछ साथी जो इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर हो वो भी आए हो, तो भाई उनका पहले तो धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं पर्सनल भी कह के आया था सभी डिपो में कि भाई आप लोग भी आए, हम चाहते हैं कि आप भी डीटीसी परिवार का एक हिस्सा रहें, एक सदस्य बने। लेकिन हम उससे पहले चाहते हैं कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाए। इलेक्ट्रिक बसों के जो ड्राइवर हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा मेडिकल लिया जाए उनका। एक हादसा हुआ था रोहिणी में, वो ड्राइवर को बस चलाते चलाते दौड़ा पड़ गया था, तो उसने कई जानें ले ली। ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया, देखो उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, लेकिन इनका मेडिकल एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। डीटीसी बोर्ड ने मेडिकल तो बहुत अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अनफिट करके घर भेज देते हैं। ये यहाँ पे एक डॉक्टर बैठाई थी, बताएं फोर्स से आई हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उन्होंने जिन जिन को अनफिट किया है ना, उसमें से 50% लोगों को मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं मेडिकल का आदमी नहीं हूं, लेकिन उन लोगों ने जहां से रिपोर्ट बनाई है, एम्स हॉस्पिटल से, सफदरजंग हॉस्पिटल से, वहां से वो स्वस्थ है और यहाँ अनफिट कर दिए गए। ये हमारे वेलफेयर ऑफिसर साहब, हमारे चेयरमैन साहब ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं कि उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। और साथियों हमारे कुछ साथियों के साथ तो इतनी बदतमीजी की गई है इन डॉक्टर साहब द्वारा कि उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे हॉस्पिटल से बने हुए वो अपने पास रख लिए, वापस मांगे तो बोला चला जा, नहीं तो छेड़खानी का केस लगवा के बंद करा दूंगी। ऐसा हुआ है किसी साथी के साथ? जो अनफिट कर दिए गए हैं वो मुझसे मिले आकर, उनके कागज देखे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं इंतजार में हूं कि कब इन्हें कोर्ट में बुलाऊंगा, क्योंकि मैं पहले अपनी इन साथियों की समस्या को सुलझा लूं, उस समस्या को मैं बाद में देखूंगा। इन्हें बुलाऊंगा कोर्ट में, इंतजार रहेगा इनका कोर्ट में, कोर्ट का रास्ता साफ है, सब आएंगे, सबको बुलाया जाएगा एक एक करके। पुराने दिल्ली पुलिस के हमारे साथी हैं वो पूरा सहयोग करते थे। ये हमारे परमानेंट कर्मचारियों को अच्छी तरीके से पता है, और हमारे अभी 14-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको भी सबको पता होगा। लेकिन साथियों कुछ नए हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाही साथी आए, शायद वो सहयोग अनजाने में ना करते हो, लेकिन आपकी जो एकता पिछले 1 महीने में दिखाई दी है ना, मजबूरन उन्हें आपके साथ होना पड़ा है। आपके साथ खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस। अभी त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में एक इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर को पीटा भी गया, उसकी बस का शीशा भी फोड़ा गया। अगर वो आया हो साथी तो हाथ खड़ा करके बताए, मैं उसको स्पेशल बोल के आया था कि आपको आना है। साथियों उसके लिए वो इलेक्ट्रिक बस थी। कुछ साथी उसे गैर मानते हैं, लेकिन हम तो भाई मानते हैं। देखो नेचर ऑफ वर्क,
हमारा भी वही है, उसका भी वही है, तो हमारा ही साथी है और डीटीसी की बस ही चला रहा है, चाहे वो बेशक प्राइवेट मालिक की हो, लेकिन मार का तो डीटीसी का ही है। उस साथी के समर्थन में कम से कम 15-16 बसें लाल एसी की और कुछ नॉन एसी, राजघाट डिपो के साथी बैठे होंगे तो वो बता देंगे, वो वहां पे 307 के रूट पे सब थे, सारी गाड़ी खड़ी हो गई। त्रिलोकपुरी बड़ा संवेदनशील एरिया माना जाता है। हाँ, हम तो संवेदनशील ही कहेंगे, क्योंकि हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथियों को डर लगता है वहां पर, क्योंकि पब्लिक वहां बड़ी बदतमीजी कर देती है। पब्लिक तो अच्छी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वहां कुछ ज्यादा हैं, और जगह कम होते हैं वहां ज्यादा हैं। जेब कतरे, जेब तराश, ब्लेड मार देते हैं। तो ये डर वहां बना रहता है हमारे कर्मचारियों में। लेकिन उस दिन एकता होने के बावजूद, वहां इतनी भीड़ होने के बावजूद, वहां कोई भी पब्लिक का आदमी डीटीसी के कर्मचारी को छेड़ने नहीं आया। पुलिस की कम से कम 7-8 गाड़ियां आपकी सपोर्ट में आके खड़ी हो गई। ये आपकी एकता थी। और साथियों, मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत लोग कहते हैं कि मुंबई की ट्रांसपोर्ट यूनियन की एकता ऐसी है, वैसी है, ऐसे कर देते हैं, वहां के कर्मचारी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो साथियों, वो उन्होंने बनाई है, वो स्थिति उन्होंने बनाई है अपने लिए। आप भी बना सकते हो भाई। वही आदमी वो है, वही आदमी आप हो। वहां तो केवल महाराष्ट्र के लोग होते हैं, यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया का लोग होता है, आदमी होता है, हर भाषा को जानने वाला आदमी होता है, और सब हिंदी भाषा जानते हैं। तो आप लोग दिल्ली के होके दिल्ली हिंदी भाषा में सबको समझा देते हैं। अगर आपकी ये एकता रोड पे दिखाई देगी, अगर हम देखो भाई, सबके लिए है ये, यूनियन रहे ना रहे, कर्मचारी रहोगे। तो कर्मचारी जब रोड पर चल रहा है, कोई बस अननेसेसरी खड़ी है, यानी कि विदाउट स्टैंड खड़ी है, कोई झगड़ा हो रहा है, रेड लाइट पे खड़ी है, तो उसको 1 मिनट के लिए रोककर पूछे, भाई साथी कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, भाई गाड़ी क्यों खड़ी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अगर वो कहता है कि कोई परेशानी नहीं है, तो आप चले जाएं। अगर वो कहता है कि भाई ये झगड़ा कर रहे हैं, समस्या कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो वहां रुकना है। साथियों, 1 से भले 2, सुना होगा ना आपने, वहां तो 2 से भले 4 होते हैं, 2 उस गाड़ी के, 2 आपके। और देखो, ये भी एक अच्छा है कि आपके बीच में एक कड़ी और होती है, बस मार्शल की, और वो खाकी वर्दी में होता है। खाकी वर्दी का एक रौब है, अपना खौफ है, एक वैल्यू है। तो अगर वो भी आपके साथ में खड़ा होता तो आप 6 आदमी होते हो। ये तो मैंने 2 गाड़ी की बताई, उस रूट पे तो सैकड़ों गाड़ी निकलती हैं। अगर सैकड़ों गाड़ी ने 1 मिनट का समय देके बस ये पूछ लिया कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, मजाल नहीं कोई असामाजिक तत्व, कोई पब्लिक का भी आदमी आपको आपके साथ बदतमीजी कर सके, तो भैया इस एकता को बनाए रखना, ये तभी बनेगी। हाथ को हाथ होता है, एक हाथ दूसरे हाथ से मिलता है तो ताली बजती है। तो जब आपका एक हाथ उसके लिए खड़ा होगा ना, तो वहां से खड़ा करेगा, एक और गाड़ी जा रही है वो खड़ा करेगा, तो सबके पास एक मैसेज जाएगा कि इनके अंदर एकता है, और वो एकता ऐसे बनी रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। देखो, मैंने बहुत से कांड ऐसे देखे हैं, एक ड्राइवर को सफदरजंग हॉस्पिटल से किडनैप करके ले गए। उनकी हिम्मत तब हो गई कि वो 2 होने के बावजूद दूसरा कर्मचारी आने में समय लगा, और ड्राइवर को उठा के ले गए। अगर देखो, सुबह के टाइम मार्शल नहीं होता बस में, तो ये हमारी दिल्ली पता नहीं कैसी है। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक महिलाएं सुरक्षित रहती हैं अपने आप, दोपहर के बाद उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो हमारी सरकार ने पता नहीं किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई है महिलाओं को, कि दोपहर बाद तो सुरक्षा मिलेगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलेगी। भाई शाम के टाइम अंधेरा होता है, तो मॉर्निंग में भी अंधेरा होता है 4 बजे। भाई हमारी बसें तो रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, सुबह भी चलती है, लेट रात में भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कहीं आप साथी ये समझो कि लेट रात तक बसें चलती हैं तो आपको घर आने जाने के लिए मिलती हैं। वो केवल रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को कनेक्ट करती हैं, और एरिया में कम जाती हैं। तो फिलहाल तो मैं, देखो, जिसकी समस्या मुझे भूख लगी है तो मैं रोटी की बात करूंगा। मैं फिलहाल पब्लिक की, महिलाओं की सुरक्षा को ज्यादा ध्यान नहीं रख रहा, मैं ध्यान दे रहा हूं अपने कर्मचारियों पे। हमारे कर्मचारियों को आज समस्या ये है कि 15-20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी 60 साल तक रहेगी या नहीं रहेगी।
और साथियों, कुछ समय पहले तो विभाग ने जवाब दिया कि मैं या हमारा विभाग इन डीटीसी कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से नहीं जानता, केवल 1 साल से जानता हूं, जब तक इनका और हमारा कांटेक्ट है। आपके अंदर ये गलतफहमी होगी कि मैं 15 साल से एक टोकन नंबर लेके घूम रहा हूं, मैं डीटीसी का कर्मचारी हूं। डीटीसी के ये अधिकारी, ये तानाशाही अधिकारी, ये कहते हैं ये कर्मचारी 1 साल के लिए मेरे पास, मैं इसे 1 साल के लिए जानता हूं, जब तक का एग्रीमेंट इसका मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो ये एग्रीमेंट ही गैर कानूनी है, और दूसरा ये जो कह रहे हैं हमारे अधिकारी कि हम 1 साल से जानते हैं, तो भैया अकाउंट नंबर भी इनका 15 साल से वही है, टोकन नंबर भी वही है, पे स्लिप आपके द्वारा ही लगातार दी जा रही है, फोटो भी इनका वही है, इनका नाम भी वही है, इनके पिताजी का नाम भी वही है, इनका एड्रेस भी वही है, लेकिन ये कहते हैं हम तो 1 साल से जानते हैं। तो ये जो तानाशाही है ना, ये खत्म करनी है, तो सबसे पहले इस एग्रीमेंट को खत्म करवाना है। साथियों, कोर्ट में लेके जा चुका हूं मैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है। सभी साथी, जितनी भी तारीख पड़ती है हमारी पहले बता दिया जाता है, सभी साथी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा करें। 1 दिन का समय निकालें, 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे में फैसला हो जाता है, अगली तारीख मिलेगी या सुनवाई होगी या बहस होगी, जो भी होगा 1 घंटे में पता लग जाता है। तो साथी जो लगातार नहीं जाते, एक बार छोड़ के भी जा सकते हैं। तो भाई साथियों, मेरा आपको समझाने का एक ही मकसद था कि जो आपके ऊपर शोषण हो रहा है, जो आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन है, गलत हो रहा है आपके साथ, उनके लिए आपको बोलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। उसी लिए हम आज आए हैं। मैंने पहला सवाल किया था आते ही कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि हम कुछ नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा, हम मांग ही नहीं रहे कुछ एक्स्ट्रा, हम तो सिर्फ वो मांग रहे हैं जो हमारा कानूनी अधिकार है। 8.5 घंटे से ऊपर आप नौकरी लेते हो तो उसका हमें डबल हर्जाना दो, डबल मेहनताना दो। हमारे ऊपर 2,000-5,000 रुपए का जुर्माना ना लगाया जाए, ये गैर कानूनी है। ये 1053 लेटर का जो हवाला देते हैं, ये सर्कुलर बनाया था इन्होंने, 1053 नंबर है उस लेटर का, उसका ये हवाला देते हैं कि इन्होंने अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, मीमो के साथ छेड़खानी की। इस तरीके के आरोप ये कर्मचारी पे लगाते हैं। भाई क्यों किया उसने, मीमो सेट क्यों किया? अगर वो अनैतिक तरीके से अपना टाइम पास कर रहा है तो आपने तो आज बहुत सारे ये क्या बोलते हैं ना, बड़े वाले अधिकारी बना दिए। ये जितने ड्राइवर थे परमानेंट, ये इतने सख्त अधिकारी बना दिए कि वो जगह जगह बैठे हैं। हाँ भाई, कैसे खड़ा है, क्यों लेट हो रहा है, जानबूझ के लेट कर रहा है। तो भैया उन अधिकारियों को पावर भी दे दो ना। आपने एक तो एटीआई नहीं बनाए, बदनाम रख दिया आप एटीआई हो, उनको प्रमोशन दो, एटीआई बनाओ, और उनसे कहो कोई गाड़ी अगर टाइम पास कर रही है तो उसकी रिपोर्ट बनाए। उसको रिपोर्ट मिलेगी, वो अपना पक्ष रखेगा, बताएगा क्यों खड़ा था वो। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई 8.5 घंटे की नौकरी नहीं करते पूरी, ये टाइम पास करते हैं। वो 8.5 घंटे से भी ऊपर की करके आ रहा है, मीमो उसने काटा क्योंकि 8.5 घंटे से ज्यादा हो गए थे। उसके बाद आप 20-25 कर्मचारियों को इकट्ठा एक ही डिपो में राजघाट सेकंड में 20-25 कर्मचारियों को एक साथ 2-2 हजार रुपए की पेनल्टी लगा दी। किस लिए? देखो किस लिए। उन कर्मचारियों की गलती क्या थी? उन कर्मचारियों की गलती ये थी, उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों का कहना उन्होंने माना, ये उनकी गलती थी। डिपो के द्वारा मैसेज दिया गया कि कोई भी गाड़ी जहां जल भराव होगा वहां नहीं जाएगी, और वो गाड़ी जब अंडरपास है लाल किले के पीछे, उसमें पानी भरा हुआ था, जब मना कर दिया गया नहीं जाएगी तो नहीं गई। अब उसकी वजह से वहां जाम लग गया, 2-3 घंटे खड़ी रही। वो पानी जब निकला वो निकली वहां से, क्योंकि वापस मुड़ नहीं सकती थी, पीछे जाम था। वो 2-3 घंटे वहां एक्स्ट्रा लगे, अपना रेस्ट भी नहीं लिया कर्मचारियों ने, और उसके बावजूद वो एक छोटा चक्कर और मार के आए, मतलब 9-9.5 घंटे में वापस आए। इतना करने के बावजूद हमारे डिपो प्रबंधक साहब ने 2-2 हजार रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर लगा दी। और साथियों, विडंबना की बात यह है, वो डीएम साहब भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, जो इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का आनंद कर रहे हैं। तो अब जो पेनल्टी है ना, ये 2 हजार रुपए की,
ये कोर्ट के माध्यम से इन सबकी जिनके ऊपर लगी है, ये सारी डीएम साहब के ऊपर लगवानी है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये डीएम साहब तनख्वाह तो हमारे डीटीसी में लगे हुए हैं, डीटीसी के अधिकारी हैं। डीटीसी से तनख्वाह मिलती है, भरपूर तनख्वाह मिलती है। जो 2018 में आंदोलन हुआ था समान काम समान वेतन के लिए, साथियों, वो फाइल तो चलाई गई थी हमारे कर्मचारियों के लिए, और उसके लिए काफी लड़ाइयां लड़ी, कुर्बानियां भी दी। और वो फाइल पास होने का जब समय आया तो इन कॉन्ट्रैक्ट के डीएमओ ने, ये कच्चे कर्मचारियों ने, कच्चे कर्मचारी है ना ये, इन्होंने वो फाइल अपने ऊपर लागू करा ली। आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, समान काम का समान वेतन मिलता है उन्हें। जो आपको मिलना था, आपका अधिकार खा लिया इन्होंने। अब इनसे कैसे लड़ना है? कोर्ट में ले जाके। तो अपनी इन समस्याओं को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, जिसका ज्ञापन हम चेयरमैन साहब को भी देंगे, लेबर कमिश्नर साहब को भी देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को भी देंगे, राज्यपाल साहब को भी देंगे। लेकिन ज्ञापन में साथ में एक संकेत दिया जाएगा कि जो हमारे अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, लेबर लॉ है, जो जिनको नहीं माना जा रहा है इस दिल्ली भारत देश की राजधानी में, दिया तले अंधेरा वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें एक निश्चित समय देंगे कि हमें 1 महीने के अंदर इन हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और सभी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि एक भी मांग हमारी गैर कानूनी नहीं है। हमसे जबरदस्ती 8.5 घंटे से ऊपर काम ना लिया जाए। हमारा कोई कर्मचारी अपनी सहमति नहीं देता ओवर टाइम करने के लिए, क्योंकि लेट नाइट उसे घर जाना होता है। लेकिन यहाँ तानाशाही से कराई जा रही है, तो वो नहीं करना चाहता। हमारा कोई कर्मचारी ओवर टाइम नहीं करना चाहता, तो हमें बाध्य ना किया जाए। हमारी जो हफ्ते की एक छुट्टी होती है, इन्होंने पता नहीं कहाँ घुमा फिरा कर वो छुट्टी बता दी कि ये आपके जो डेली का जो रेट है उसमें इंक्लूड है, आपको जो इंसेंटिव मिलता है उसमें इंक्लूड है। लेकिन हमारा कर्मचारी नहीं चाहता। हमें तो बस ये बता दिया जाए दिल्ली का कौन सा मिनिमम वेज हमारे कंडक्टर ड्राइवरों पर लागू होता है, ये ट्रेंड के हैं, अनट्रेंड के हैं, या कौन सा लागू होता है, वो मिनिमम वेज हमें दिया जाए। अगर आप देना चाह रहे हो, हमारे 4 रेस्ट हमें निकाल कर दिए जाए, इसमें इंक्लूड ना किए जाए। 8 CL दी गई है, जबकि 13 CL होती है। राष्ट्रीय त्योहार 3 दिए गए हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। साथियों, सरकारी कर्मचारियों को यही राष्ट्रीय पर्व मिलते हैं क्या? कैलेंडर तो आता है ना डीटीसी का। 12 चौक 48 रेस्ट आपके बनते थे, 52 रेस्ट बनते थे आपके। उन 52 रेस्टों को इन्होंने अंदर बैठ के कमरों में घुमा फिरा के इतना छोटा कर दिया कि 8 CL बना दी। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि 6 दिन नौकरी करने के बाद 7वें दिन आपको रेस्ट मिलना ही चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपना यहाँ कर्तव्य ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने समाज में भी उठना बैठना होता है, अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चों से भी बात करनी है हफ्ते में। डीटीसी के बहुत से कर्मचारी, एक कर्मचारी से मैं मिला, मैंने कहा भाई आपकी शादी तो काफी समय पहले हो गई थी, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। तो कह रहा हाँ इतने बड़े हो गए। मैंने बोला इतने बड़े कैसे होते हैं? बच्चे तो इस तरीके से बड़े होते हैं, इतने बड़े। कह रहा भाई साहब मैं सुबह जल्दी आता हूँ जब भी वो ऐसे पड़े होते हैं, जब मैं रात को जाता हूँ तब भी ऐसे पड़े होते हैं। तो मैंने तो वो ऐसे ही देखे हैं, तो हाँ इतने बड़े हो गए हैं। तो ये विडंबना है हमारे डीटीसी के कर्मचारी की। साथियों, मैं ऐसी बातें बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक चिंगारी भड़के, आप बोले कि यार ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे 4 रेस्ट मिलने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई इंक्लूड करो मेरी हाजिरी में, तनख्वाह में इंक्लूड करो, मुझे 4 रेस्ट दो। यहाँ क्या होता है रेस्ट वाले दिन भी, हाँ भाई यार गाड़ी रुकी हुई है, आउटसाइडिंग रुक रही है यार, आजा, आ रहा हूँ भाई जी, आ रहा हूँ। क्योंकि पता है ना उसे 816 मिलते होते हैं, रेस्ट मिलता नहीं है, तो चल यार इसके बदले कभी और छुट्टी कर लूंगा। लेकिन वो
मजबूरन वो छुट्टी मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई 30 दिन आऊंगा तो हो सकता है थोड़ा अब के हफ्ते में सेब खिला दूं अपने बच्चों को। भाई देखो, एक ऐसी संस्था में आप नौकरी कर रहे हो जो बहुत वैल्यूबल है, पूरी इंडिया में जानी जाती थी डीटीसी, उसमें आप नौकरी कर रहे हो, ये सम्मान का विषय है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, कुछ ड्राइवर साथी भी हैं जो 20-25 साल पुराने हैं, कंडक्टर साथी हैं लमसम 15 साल पुराने हैं। कोई ऐसा साथी है जिसने यहाँ की तनख्वाह से एक 25 गज का प्लॉट खरीदा हो? है कोई? तो चलता नहीं। मैंने ये तो देखे हैं जो माँ बाप दे गए थे ना मकान, वो बिक लिए हाथों के, तो वो किराए पे आ गए खरीदने। यार क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो हम अपने बच्चों को एक छत नहीं दे पाए। साथियों, 2018 में जिन लड़कों को यहां से नौकरी से निकाला गया था, उनको हड़ताली कर्मचारी होने पर नहीं निकाला था, वो तो हड़ताल का बहाना दिया गया था। वे लोग तो खुद ही कमाते थे, लॉन्ग एब्सेंट में थे, किसी की रिपोर्ट बनी हुई थी मिसबिहेव की, किसी पब्लिक ने फोन कर दिया जी गाड़ी नंबर ये है और इसने कंडक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी करी है, बस उसकी रिपोर्ट बन गई। ना उसे प्राकृतिक न्याय का अधिकार दिया गया, ना उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया। अगर पक्ष रखा भी, यहाँ ऐसा होता है 72 घंटे का शोकाज नोटिस दिया जाता है, ये 72 घंटे में जवाब देना, लेकिन शोकाज नोटिस के साथ ही ना टर्मिनेट लेटर पहले छाप लेते हैं। वो जवाब कुछ भी दे, टर्मिनेट तो करना ही है। तो यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है, यहाँ तानाशाही की व्यवस्था है। साथियों, 2018 में 22 अक्टूबर को एक साथी निकाला गया था, वो मुथूट फाइनेंस में काम करता है। उस समय उसे 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी और साथ में कुछ इंसेंटिव था, जिसकी वजह से 15-16 हजार रुपए उसे पड़ते थे। साथियों, 6 साल हुए अभी, 2018 को 6 साल हुए। 6 साल में आपको पता है उसका इंक्रीमेंट कितना हो गया? 63,000 रुपए तनख्वाह लेता है वो आज मुथूट फाइनेंस के अंदर। 63,000, जो आपको बताया गया ना कि आप 816 से ऊपर के नहीं हो, वो 63,000 लेता है। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक डीलिंग जानते हो और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो। ये डराएंगे नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, और आप डरते रहेंगे। जिस दिन कह दिया ना आपने चली जाए, तू खाएगा मेरी नौकरी, चल तेरे साथ, जैसा तुम मेरे साथ करेगा वो मैं तेरे साथ करूंगा। और जो अधिकारी नौकरी खाने का डर आपको दिखाता है, तो उसको भी डर दिखा दो। डर कैसा? झगड़ा करने का नहीं, कानून का। आज इन्होंने एक हथियार बना लिया, हरेसमेंट। टाइम कीपर के साथ बदतमीजी करी, चलो जी 2,000 रुपए की पेनल्टी लगा दो, अगली बार 5,000 की लगा दो, उससे अगली बार निकाल देना। अरे भाई, कोई एविडेंस भी है क्या बदतमीजी इसने की या उसने की? और टाइम कीपर के साथ बदतमीजी का माहौल कब बनता है? साथियों, जब वो ट्रिप को काटने से मना करता है तभी बनता है ना। समय पालक किस लिए बिठाया जाता है? गाड़ी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है दिल्ली के अंदर। भाई, जो साथी बस स्टैंड पे खड़े हैं, भाई बीच में आके बैठना है, चाय में बैठना है। साथियों देखो, दिल्ली पुलिस द्वारा हमें चेतावनी दी गई है, पीछे खड़े हैं सब साइड, जो अव्यवस्था, अगर यहाँ अव्यवस्था फैली तो वो भी सख्त होंगे। तो भाई, प्रशासन का सहयोग करते हुए, सम्मान करते हुए, भाई उसी समय से मैं देखता आ रहा हूँ, दोनों यूनियन, नाम तो मैं नहीं ले रहा, उनका प्रदर्शन हुआ था। तो साथी उसी के साथ आता है, उसी के प्रदर्शन में आता है जिनके लिए उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ किया है इन्होंने, या हमारे लिए करेंगे। साथियों, हम तो वो मोहरा बोलते ना, मोहरा, वो शतरंज में, हम तो शतरंज के वो मोहरे बने हुए थे जिन्हें कोई भी यूज करके चला जाता था। मंदिर का घंटा था, बजाया और निकल गए। वो हमें ये कहकर बुलाते थे कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और हम बड़े खुश होकर उनकी भीड़ में आके बैठते थे। साथियों, हमारी एकता से उन्होंने अपने काम निकाले। अब हम जब अपने लिए जब उनके लिए लड़ते थे, इतना काम उनका करवाया, हम अपने लिए लड़ेंगे तो न जाने क्या करवा लेंगे। साथियों, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। हमारा रोजगार सम्मानजनक बना रहे, रोड पे चलती हुई पब्लिक, हमें जानने वाले, हमारे परिवार वाले बोले
कि हाँ डीटीसी में नौकरी करता है हमारा बेटा, हमारा भाई डीटीसी में नौकरी करता है। वो कब होगा? जब आपकी नौकरी एक सम्मानजनक होगी, आपका वेतन सम्मानजनक होगा। आपके देखो, दिल्ली सरकार कहती है विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए, महिलाएं फ्री कर दी, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। भैया हाथ जोड़ के, ना हमें बिजली फ्री चाहिए, ना पानी फ्री चाहिए, ना शिक्षा फ्री चाहिए। हम सब कुछ खरीद के ले लेंगे। हमें एक सम्मानजनक रोजगार चाहिए, एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, और हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। और ये जो हम मांग रहे हैं ना, ये हमारा अधिकार है। अभी तो मांग रहे हैं, छीन लेंगे। कानून ने हमें बहुत शक्ति दी है। कोर्ट खाली पड़े हैं, लेबर कोर्ट, वहां कर्मचारी जाता ही नहीं है, क्योंकि कर्मचारी को इतना दबाया गया है, इतना शोषण किया गया है, वो बेचारा सर ही नहीं उठा पाता। इस 5, 10, 15 नीचे मुंह करके जो फाड़ते रहते हो ना, इससे निकल के भी बाहर निकल के देखो। कुओं के मेंढक मत बनो। केवल घर से ड्यूटी आए और ड्यूटी करी और अपने घर, बस टिफिन में खाना बदला, आज दाल ये बनी थी, कल सब्जी बनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा आपका। लेकिन थोड़ा समय सामाजिक बन के अपने कर्मचारी से पूछो, भाई क्या समस्या है, तुझे क्या है, मुझे क्या है, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। कुछ यूनियन को भी समय दो। भाई यूनियन समय समय पे मीटिंग रखती है, वो इसीलिए रखती है कि आपकी क्या समस्या है और यूनियन किस किस मुद्दों पर बात कर रही है, किस किस मुद्दों को उठा रही है। तो साथियों, अपनी जो समस्या है ना, उसे अपने पास ना रखें, कुएं के मेंढक ना बने। समुद्र में जाना है, सारी जगह की जानकारी रखनी है, क्या हो रहा है, कौन सा अधिकारी क्या गलत कर रहा है। जब वो आपकी छोटी सी कमी पकड़कर आपके ऊपर 2000 का जुर्माना लगवा सकते हैं ना, तो कमी उनकी भी पकड़ो, जुर्माना उन पे भी लगना चाहिए, ताकि वो भी अलर्ट रहे। कर्मचारी खड़ा है, कुछ गलत नहीं होगा। साथियों, ये ट्रांसफर, ये बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। टीए मिलता नहीं है। कानून कहता है कि घर के आसपास नौकरी दी जाए, और ये दे रहे 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर। रेस्ट रूम इनके है नहीं, पीने का पानी इन पे है नहीं, बैठने की व्यवस्था है नहीं, फिर भी अधिकारी डराता है, ओए कार्बन लगा दूंगा। तो भैया, कार्बन दुकान पे भी मिलते हैं, तुम भी कहो कार्बन मेरे पास भी है, मैं भी लगाऊंगा कार्बन। एक कॉपी हेडक्वार्टर में दूंगा, और एक कॉपी जो कार्बन कॉपी होगी ना, उसे लेके कोर्ट जाऊंगा। इन्हें बताओ, कार्बन की शक्ति आपके पास भी है, पेन आप भी लगाते हो, तो डरना नहीं है किसी अधिकारी से। अधिकारी भी नौकर है सरकार का, और आप भी नौकर हो। समानता का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है, अपने ऊपर हो रहे शोषण को बताने की आजादी संविधान देता है। लेकिन शोषण करने वाला शोषण तब तक करता है जब तक आप सह रहे हो। भाई मेरी बातों से बोर हो गए हो, और मैं भी इतनी एनर्जी नहीं है, तो और साथी और वक्त आएंगे, 2 बातें वो भी रखेंगे। भाई कम बातों में ज्यादा संदेश देना है। तो भाई यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोबारा तिवारा चौबारा आता रहूंगा, शाम तक आऊंगा। तो भाई इसी के साथ भारत माता की आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों।